अब है क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये दर्शाने के लिए हम एक क्रोटोन या मान लीजिए कि ये एक क्रोटन का पत्ती है, या कहिए कि कोलियस की पत्ती है जो चित्तीदार पत्ती है। इसको हम तोड़ेंगे और इसकी हरी जो भाग हरी है और जो सफ़ेद चित्ती वाला है उसको हम रेखांकित करेंगे। मतलब रेखांकित करेंगे कौन भाग सफ़ेद है कौन चित्ती वाला। ये पत्ती क्या चीज़ की है, तो वो है कोलियस की पत्ती है। इसको तोड़ के इसी के द्वारा हम जानेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति होना प्रकाश संश्लेषण में कितना आवश्यक है। अब इस पत्ती को बीकर में रखेंगे। ये पत्ती लिया, अब इसको हम एक बीकर में रखेंगे और पानी में डाल देंगे। पानी में डालकर कुछ देर उबालेंगे और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्प्रिट में डाल देंगे। अब इसे अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालेंगे। इधर वाटर बाथ है, इसमें उबालेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये स्प्रिट हरे रंग की हो गई। ये जो स्प्रिट है वो हरे रंग की हो गई। हरे क्योंकि पत्ती में मौजूद जो हरा वर्णक है जिसमें क्लोरोफिल है, पत्ती में जो क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे क्या है अल्कोहल में घुल गया। जब पत्ती रंगहीन मतलब बिना कलर का हो जाए, हरा न रहे अर्थात हल्के पीले रंग की हो जाए या सफ़ेद हो जाए, तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। ये जो पत्ती उसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। उसके बाद इस पत्ती में, ये जो पत्ती है इसमें हम, ये जो पत्ती है इसे हम पेट्री डिश में रखेंगे। किस में रखेंगे? पेट्री डिश में रखेंगे और उस पर कुछ थोड़ा सा इसमें आयोडीन की बूंदे डालेंगे। अब आप पाएंगे कि पत्ती की हरी चित्तीदार वाला भाग जो है, जो हरी चित्तीदार वाला भाग है, वो आयोडीन की बूंद जब हम उस पर डालेंगे तो वो गाढ़ा नीला हो जाएगा। कैसा हो जाए? नीला रंग का हो जाएगा। परंतु पत्ती का जो सफ़ेद वाला भाग है, ये जो सफ़ेद वाला भाग है, उस पर आयोडीन का कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब आयोडीन किस पर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। हरी चित्तीदार वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई जिससे उसमें मंड यानी भोजन का निर्माण भी हुआ। परंतु पत्ती का सफ़ेद चित्तीदार वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित यानी नहीं है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, न ही कोई मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल में की उपस्थिति, मतलब पत्ती में अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी होना आवश्यक है? इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग करना है। तो एक प्रयोग करेंगे जिससे हम साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। ये हमने एक गमला लिया, गमला में एक पेड़ लगा हुआ है और एक लंबी पत्तीदार पौधा है ये, जो कि गमले में लगा है। 2 दिनों तक अंधेरे में रखेंगे। इसमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह वाला बोतल में, ये जो चौड़ा मुंह वाला बोतल है, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, जिसे कि हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसका सांद्र घोल लेंगे। कैसा घोल लेंगे? सांद्र घोल लेंगे। अब बोतल के कॉर्क के बीचा बीच, मतलब ये जो बोतल है उसके बीचा बीच आधा में रखना है, आधा में नहीं, काटकर 2 टुकड़ों में बांट ले और टुकड़ों के बीच पत्ती, जो ये पेड़ का जो पत्ती है, उसको इस प्रकार दबा कर डाले कि पत्ती का जो ये आधा भाग है, ये जो आधा भाग है टुकड़ा, वो अंदर रहे और आधा बाहर। अब इस प्रोसेस को हम आधा घंटा तक करेंगे और वो भी सूर्य की रोशनी में करेंगे। मतलब सूर्य जो है, सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। करीब 4 घंटे के बाद पत्ती को बोतल से हम बाहर निकाल देंगे। ये पत्ती जो है इसे हम बोतल से बाहर निकाल लेंगे और तोड़ लेंगे। एवं स्टार्च की मौजूदगी की जांच करेंगे। इसमें स्टार्च यानी कि
स्टार्च बना कि नहीं। इसके लिए अब जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से फिर धोकर उबालें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालेंगे। जब पत्ती रंगहीन हो जाएगा तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। अब इसे क्या करेंगे, आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। अब आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता था, जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का ही होता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन जो है, आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं हुआ क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती का भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। अतः इस प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आवश्यकता होती है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया तो यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुआ, पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। इसकी जांच करने के लिए हम पत्ती को तोड़े, फिर उसे अल्कोहल में थोड़ी देर उबाले, फिर पत्ती जब रंगहीन हो गई तब इस पत्ती को धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दिए। आयोडीन से पता चलता है कि उसका आयोडीन जब किसी कलर को नीला कर दे तो इससे पता चलता है कि स्टार्च मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई कि नहीं। तो आधा भाग में को नीला किया, आधा को नहीं, जिससे कि पता चले इसमें स्टार्च है, इसमें नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये प्रोसेस से हम साबित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा में पोषण का वर्णन करें। सबसे पहले तो है कि अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है और अमीबा में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले जाने कि अमीबा है क्या। तो अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह मृदु जलीय और एक कोशिकीय जीव है, मतलब यह सिर्फ एक कोशिका से ही बनी होती है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी, मतलब इसके आकार निश्चित नहीं होती। एक तो ये एक सेल से बना होता है, उसके बाद इसका आकार निश्चित नहीं होता है, और तीसरा कि यह मृदु जलीय है। इसका आकार कूट पादों के बनने और बिगड़ने के कारण होता है, इसलिए इसका शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार का अंग नहीं होता है। ये अपने कूट पादों की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। अब सवाल है कि यह भोजन क्या करता है। तो अमीबा का भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। अब सवाल है कि अमीबा में पोषण होता कैसा है। तो अमीबा में पोषण अंत ग्रहण, पहले ग्रहण करता है, फिर पाचन, फिर पचाता था, बहिष्करण, फिर उसका बाहर निकलना, इसको कहते हैं बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। अमीबा में भोजन को अंत ग्रहण के लिए किसी प्रकार का मुख नहीं होता, जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। शरीर किसी भी स्थान से यह भोजन ग्रहण कर सकता है। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप आता है, मतलब अमीबा जब देखता है कि भोजन मेरे समीप आया, तब अमीबा भोजन के चारों ओर अपना कूटपाद का निर्माण कर देता है। ये कूटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है। तो एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिसमें भोजन के साथ जल भी होती है। ये भोजन है, ये अमीबा ने कूटपाद तैयार किया, ये भोजन को अमीबा ने ग्रहण किया। ये भोजन रसधानी है, जहाँ की भोजन के साथ जल भी होता है। इसी रसधानी में, इसी भोजन की रसधानी में भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन भोजन के रसधानी में ही एंजाइमों, इसमें एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसके द्वारा भोजन का पाचन अमीबा करता है। पचा हुआ भोजन, ये जो भोजन यहाँ पचता है, तो पचा हुआ भोजन, भोजन रसधानी में भोजन पचता हुआ, पचा हुआ भोजन
कोशिका द्रव, इसमें जो सेल का में जो द्रव है वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ से फिर समूचे शरीर मतलब पूरे अमीबा के पूरे शरीर में वितरित होता है, बटा जाता है। अमीबा में अपचे भोजन, जो भोजन नहीं पचा मतलब इसमें जो भोजन नहीं पचा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। शरीर के किसी भी सतह किसी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, मतलब एक अस्थायी छिद्र का निर्माण हुआ और उससे अपचा भोजन जो कि पचा नहीं है, जो व्यर्थ है, जो बेकार है, वो बाहर अमीबा से निकल जाता है। तो कैसे पोषण होता है? पहले कूटपाद का निर्माण किया, भोजन को ग्रहण किया, भोजन रसधानी में गया, यहाँ एंजाइम है जो कि पाचन करेगा, फिर जो पोषक तत्व मिले पूरा सेल में वितरित हुआ और जो अपचा भोजन है कोई छिद्र के द्वारा बाहर निकल गया। इस प्रकार से अमीबा भोजन का ग्रहण करता है। तो इस तरह हुआ अंत ग्रहण, फिर यहाँ हुआ पाचन, अब बाहर निकल गया तो हो गया बहिष्करण। इसके द्वारा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूर्ण हुई।